मिलेंगी फ्लो टाइल, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। Ambi International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जेकेसी प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस प्राइम टाइम में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रिक्स सम्मेलन में दिए गए संबोधन की, भारतीय जनता पार्टी द्वारा डीवीसी चुनाव को लेकर की गई बैठक की, चर्चा करेंगे कांग्रेस की गुपकार गैंग में शामिल होने पर आज शुरू हुई ट्विटर वॉर की, और जानेंगे कि अमित शाह ने क्या पूछे राहुल और सोनिया गांधी से सवाल पर। सबसे पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में लिया भाग, कहा आतंकियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी ठहराया दोषी। अमित शाह ने गुपकार गठबंधन को बताया गैंग, कांग्रेस के भी शामिल होने पर उठाए सवाल। अमित शाह के गुपकार गैंग बयान पर महबूबा मुफ्ती ने दिया जवाब, आप करें तो नेशनल, हम करें तो एंटी नेशनल। एनसीपी गुपकार अलायंस को बताया जनहित में, कहा सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है मकसद। और बीजेपी की डीडीसी चुनाव को लेकर श्रीनगर में हुई बैठक, कहा सत्ता के लिए हुआ गुपकार गठबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बार फिर आमने सामने हुए। आज ब्रिक्स देशों की वर्चुअल शिखर बैठक हुई, जिसमें रूस, ब्राजील व दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपतियों के अलावा उक्त दोनों नेता भी हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और IMF, WTO जैसे संगठनों के सुधारों की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2021 में ब्रिक्स के 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे। पिछले सालों में हमारे बीच किए गए विभिन्न निर्णयों का मूल्यांकन करने के लिए हमारे शेरपा एक रिपोर्ट बना सकते हैं। 2021 में अध्यक्षता के दौरान हम ब्रिक्स के तीनों स्तंभों में इंट्रा ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करने का प्रयत्न करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इसका उदाहरण हमने कोविड के दौरान भी देखा, जब भारतीय फार्मा उद्योग की क्षमता के कारण हम 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाएं भेज पाए। हमारी वैक्सीन उत्पादन और डिलीवरी क्षमता भी इस तरह मानवता के हित में काम आएगी। पीएम मोदी ने कहा कि हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक व्यापक रिफॉर्म प्रोसेस शुरू किया है। यूएन के मूल्यों के प्रति हमारा कमिटमेंट अडिग रहा है। पीस कीपिंग ऑपरेशंस में सबसे अधिक वीर सैनिक भारत ने ही खोए हैं, किंतु आज मल्टीलेटरल सिस्टम एक संकट के दौर से गुजर रहा है। ग्लोबल गवर्नेंस के संस्थानों की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं।
इसका प्रमुख कारण यह है, इनमें समय के साथ उचित बदलाव नहीं आया। ये अभी भी 75 साल पुराने विश्व की मानसिकता और वास्तविकता पर आधारित है। भारत का मानना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स बहुत ही अनिवार्य है। इस विषय पर हमें अपने ब्रिक्स पार्टनर्स के समर्थन की अपेक्षा है। यूएन के अतिरिक्त कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी वर्तमान वास्तविकताओं के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। WTO, IMF, WHO जैसे इंस्टीट्यूशंस में भी सुधार होना चाहिए। भारत में हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक व्यापक रिफॉर्म प्रोसेस शुरू किया है। यह कैंपेन इस विषय पर आधारित है, एक सेल्फ रिलायंट और रेजिलिएंट भारत पोस्ट कोविड अर्थव्यवस्था के लिए फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है और ग्लोबल वैल्यू चेन्स में एक मजबूत योगदान दे सकता है। इसका उदाहरण हमने कोविड के दौरान भी देखा, जब भारतीय फार्मा उद्योग की क्षमता के कारण हम 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाइयां भेज पाए। मोदी ने कहा, आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। हमें खुशी है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत इस कार्य को अपनी अध्यक्षता के दौरान और आगे बढ़ाएगा। गुपकार गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कड़ा प्रहार किया है। अमित शाह ने गुपकार को गैंग बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सीधा सवाल पूछा है कि क्या वे इस गैंग का समर्थन करते हैं। शाह ने कहा कि गुपकार गैंग कश्मीर में विदेशी ताकतों का दखल चाहता है। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, गुपकार गैंग ग्लोबल हो रहा है, वे चाहते हैं कि विदेशी सेना जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप करे। गुपकार गैंग भारत के तिरंगे का भी अपमान करता है। क्या सोनिया जी और राहुल जी गुपकार गैंग की ऐसी चालों का समर्थन करते हैं? उन्हें भारत के लोगों के सामने अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। गृह मंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा, कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को आतंकवाद और अशांति के पुराने दौर में वापस ले जाना चाहते हैं। वे अनुच्छेद 370 को हटाकर दलितों, महिलाओं और आदिवासियों के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्हें हर जगह लोगों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, जम्मू और कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न रहा है और रहेगा। भारतीय लोग अब हमारे राष्ट्रीय हित के खिलाफ अपवित्र ग्लोबल गठबंधन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो गुपकार गैंग राष्ट्रीय भावना के साथ चले या फिर लोग इसे डुबो देंगे। आपको बता दें कि गुपकार घोषणा नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष के गुपकार स्थित आवास पर 4 अगस्त 2019 को हुई एक सर्वदलीय बैठक के बाद जारी प्रस्ताव है। इस सर्वदलीय बैठक के दौरान विभिन्न पार्टियों ने सर्वसम्मति से फैसला किया था कि जम्मू कश्मीर की पहचान, स्वायत्तता और उसके विशेष दर्जे को संरक्षित करने के लिए वे मिलकर प्रयास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की पार्टियों के बीच हुए गुपकार गठबंधन को लेकर सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए उन्हें गुपकार गैंग की संज्ञा दी है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इस गठबंधन में शामिल लोगों को एंटी नेशनल भी कहा है। इसके बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने उन पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने अमित शाह के ट्वीट के जवाब में ट्वीट कर कहा कि भाजपा सत्ता की भूख के लिए चाहे कितनी गठबंधन बना ले, लेकिन अगर हम किसी तरह एक संयुक्त फ्रंट बनाते हैं तो हम राष्ट्रहित को चुनौती दे रहे हैं। महबूबा ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा हर दिन संविधान की धज्जियां उड़ाती है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने इस पर कहा है कि अमित शाह जी, हम कोई गैंग नहीं है बल्कि एक राजनीतिक गठबंधन है जो आपकी आशाओं के विरुद्ध चुनाव लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव अली मोहम्मद सागर ने गुपकार अलायंस पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक उद्देश्य के साथ घाटी के सभी राजनीतिक दलों से बात की और फिर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की स्थापना की। मुद्दा बस इतना है कि जम्मू कश्मीर की पहचान बहाल होनी चाहिए। उन्हें भाजपा पर सवाल पूछे जाने पर कहा कि भाजपा एक बड़ी पार्टी है और हम उनके दुश्मन नहीं है, हम सिर्फ उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। उन्हें बीजेपी पर कश्मीर को प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्हें डीसी चुनाव में भाग लेने पर कहा कि चुनाव लड़ने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हम केंद्र सरकार के उन दावों को खारिज करने के लिए चुनाव में भाग ले रहे हैं कि जनता उनके साथ है। और अलायंस का वही मुंह है कि अलायंस के कैंडिडेट उठेंगे, उसमें कोई दूसरा कैंडिडेट उठाने की बात नहीं है कि उसी पार्टी जो अलायंस में मौजूद है। अगर कहीं ऐसी शिकायत है उसको हम देखेंगे और वो विड्रॉ करेंगे ताकि इलेक्शन स्मूथली ये लोगों में जाके वो लोग उसको वोट दे दें। लिहाजा मुझे नहीं लगता है कि कहीं कहीं ये प्रॉब्लम है। आपने जो कहा मुझे भी शिकायत मिली तो उसको हम ठीक कर रहे हैं और ताकि कोई डिफिकल्टी ना आ जाए और लोगों को हम बताएंगे कि अलायंस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए वो वोट करें। तो यहाँ पर हर किसी को आज़ादी है बात कहने की, कोई भी कुछ कहता है जो उसको पॉलिटिकल उसके इंटरेस्ट को सूट करता है। आज जो कह रहे हैं कि ये हुर्रियत है, ये पाकिस्तानी के स्पोक्समैन है, ये पाकिस्तानी इनका लेबल है, पाकिस्तान से मशवरा कर रहे हैं, ये लोग सब जानते हैं, लोग अच्छी तरह बाखबर है। ये पॉलिटिकल गेन हासिल करना चाहते हैं, पॉलिटिकल डिवाइड करना चाहते हैं, रिलीजियस डिवाइड करना चाहते हैं और इसका फ़ायदा तमाम मुल्क में लेना चाहते हैं। वो अपने हरबों में कामयाब नहीं होंगे। गुपकार अलायंस के जो तमाम पार्टनर हैं वो एक होकर काम करेंगे इसमें, क्योंकि इनका जो बुनियादी और प्रिंसिपल एजेंडा ये है वो ये है कि यहाँ की जो स्पेशल पोजीशन है आर्टिकल 373(5)(a) को रेस्टोर किया जाए और जो इन्होंने तरमीम की है अपने आईन में, मुल्क के आईन में, उसको वापस लिया जाए। उसके लिए हम वचनबद्ध हैं, उसके लिए हम काम करेंगे। एनसी नेता अब्दुल मजीद लारमी ने कहा कि गुपकार अलायंस का मकसद सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है। उन्होंने कहा कि लोगों को उनके हक दिलाने और 370 को फिर से बहाल करने के लिए गठबंधन बनाया गया है और इसे कामयाब करना है। उन्होंने डीसी चुनाव में हिस्सा लेने पर कहा कि उनकी मजबूरी है क्योंकि ये फैसला न लेने से बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाती। तो मैं ये बताऊंगा जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है उसका एक ही एजेंडा है कि जो क्रिमिनल फोर्सेस हैं, जो ये फोर्स है जो यहाँ पे सारा जितने भी मतलब यहाँ पे लॉज है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए ये अलायंस बन गई और जो आर्टिकल 370 और 35(a) को रेस्टोर करने के लिए अलायंस बन गई और इलेक्शन एक मजबूरी बन गई। क्योंकि अगर हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते तो यही लोग जिन लोगों ने यहाँ पे तहस नहस कर डाला, इस कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सब कुछ खत्म कर डाला, वो यहाँ पे खुद को यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा लेते और वो खुद बन जाते, जिस तरीके से पंचायतों में उन्होंने किया। उसको रोकने के लिए आज पीपल्स अलायंस बन गया। रहा सवाल कि आप कहते हैं कि उंगलियां उठ रही है, ये छोटा मोटा क्योंकि 5-6 पार्टियों का ये एक गठबंधन है, एक 5-6 पार्टियों की अलायंस है, छोटा मोटा तो होता है। तो अभी तक खुदा न खास्ता ऐसी कहीं पे शिकायत नहीं आई। फारूक साहब की क़यादत में बिल्कुल अलायंस अच्छी तरह से चल रही है और फारूक साहब का इंशाअल्लाह रहमान हमें भी यही मतलब उसकी भी यही हमेशा रहा है कि वो कि ये अलायंस को कामयाब करना है, क्योंकि ये लोगों के लिए है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए इसको कामयाब बनाना है। इलेक्शन एक मजबूरी थी, इसलिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और अगर खुदा ना खास्ता इलेक्शन नहीं करते तो हम तब तक जिस तरीके से फारूक साहब ने कहा कि हम मतलब रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35(a) को जब तक वापस नहीं लाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। डीडीसी चुनाव को लेकर बीजेपी की एक बैठक श्रीनगर में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय महासचिव व जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने की। इस मौके पर सह प्रभारी आशीष सूद सहित पार्टी के कई और नेता व बीडीसी चेयरमैन भी मौजूद थे। बैठक में डीडीसी चुनाव को लेकर चर्चा हुई। पार्टी नेता विबोध गुप्ता ने कहा कि इस बैठक में डीडीसी चुनाव को लेकर और गुपकार अलायंस पर भी बात हुई। ने कहा गुपकार गठबंधन सत्ता को पाने के लिए ही गठबंधन किया गया है। विबोध गुप्ता ने कहा कि इन चुनाव में उन्हें हराना ही लक्ष्य है। उन्हें लोगों से भी बीजेपी उम्मीदवारों को जितवाने की अपील की ताकि सत्ता के लालची गुपकार गैंग को हराया जा सके और उनके मंसूबों को विफल किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के हमारे महामंत्री और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग जी और उनके साथ साथ सह प्रभारी आशीष सूद जी, उन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर पूरे के जिला अध्यक्ष और सीनियर नेता और वीडीसी के चेयरपर्सन उनकी एक बड़ी बैठक यहाँ पर ली
2 घंटे के लगभग हमारी बैठक चली। इसके अंदर यहाँ पर डीडीसी के चुनाव जीतने को लेकर बात की गई और गुप्कार गैंग को लेकर बात की गई कि जिस ढंग से वो सत्ता के भूखे हैं, जिस ढंग से उन्होंने बार बार ये कहा कि हम चुनावों में नहीं उतरेंगे, जिस ढंग से उन्होंने कहा कि कश्मीर के नौजवान जो है वो बंदूक उठाएंगे, वो सारी बातें अपने लोगों को बताते हुए, अपने कार्यकर्ताओं को बताते हुए ये कहा गया है कि चुनाव में समर में उतरे और इनको पूरे तरीके से 70 साल कश्मीर का खजाना लूटा, 70 साल कश्मीर के टूरिज्म को यहाँ पर नहीं आने दिया, 70 साल यहाँ पर डायनेस्टी रूलर्स रहे। अगर शेख साहब की बात करें, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, उसी तरीके से मुफ्ती परिवार की अगर हम बात करेंगे, आज जब उनको लगा कि हमारी दुकानें बंद हो चुकी हैं तो दोबारा इकट्ठे होकर उन्होंने गुप्तकार गैंग जो है वो बनाया है। उसको लेकर हमारा ये कहना है कि कश्मीर की जनता को, कश्मीर के लोगों को, कि कश्मीर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो शांति का मिशन है, उस मिशन को लेकर तरुण चुग जी आज यहाँ पर आए हैं। उस मिशन में का हम हिस्सा बने और डीडीसी के चुनावों में इनको इनकी एक रास्ता बताएं, इनकी जहां इनकी जो मैं कहूंगा जगह है, उस जगह पर उनको बैठाएं और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो कि एक मोदी जी के एक यहाँ पर हम ये कह सकते हैं पीस प्रोसेस के उम्मीदवार हैं, उनको जिताकर भेजें। बड़ी सफल बैठक रही है। उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान ने आज श्रीनगर में लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान लोगों के कई प्रतिनिधिमंडलों ने सलाहकार से मुलाकात की और अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा, जिस पर सलाहकार ने लोगों की समस्याओं को गौर से सुना और उन्हें जल्द हल करने का आश्वासन भी दिया। अनंतनाग में प्रशासन द्वारा पहलगाम में 3 अवैध अतिक्रमण अभियान चलाए गए, जिसमें कई कनाल वन भूमि को छुड़ाया गया। इस बारे में डीसी अनंतनाग के सिद्धा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। उन्होंने कहा कि ये अभियान हाईकोर्ट की निगरानी में चलाया गया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान किसी को भी हिरास नहीं किया गया। उन्होंने इस दौरान इस अभियान के बारे में कई और जानकारी भी दी। तो मैं आपके हवाले से कहना चाहूंगा कि हमने 3 एनक्रोचमेंट ड्राइव्स की है पहलगाम में, और सारी एनक्रोचमेंट जो ड्राइव है इट इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। हमारे चीफ जस्टिस मैडम वो उनके हेडेड वो बेंच है, वो मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे एफसी रेवेन्यू, इसमें हमारी कमेटी बनी है पूरे जेडी ने, वो मॉनिटर कर रही है। हमारे ड्यूकॉम साहब, हमारे सीएस सब जो इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। और अभी तक हमने जो एनक्रोचमेंट से 1035 कनाल को रिट्रीव कर लिया गया है। और हमने 3 जो एनक्रोचमेंट मेजर ड्राइव की थी 8 अक्टूबर को, जो गवर्नमेंट लैंड नियर प्लाजा होटल 15 कनाल हमने वहां से जो रिकवर की है। मामल एरिया में वाइल्ड लाइफ की जो जमीन थी 120 कनाल वहां से हमने रिकवर की है। फॉरेस्ट एरिया जो लिद्रू का है 200 कनाल वहां से हमने रिट्रीव कर ली है। और गवर्नमेंट लैंड एट आड़ू वहां पर हमने 700 कनाल जो रिट्रीव किए हैं। और लिद्रू एरिया में जहां पर जो मीडिया में कहीं पर लोग ऐसे दे रहे हैं स्टेटमेंट की वी हैव मेड सर्टेन नोमैड्स शेल्टरलेस, तो मैं बता दूं कि लिद्रू एरिया में तो हमने किसी शेल्टर को अव्वल तो गिराया नहीं है। हमने वो फेंसिंग्स, वो स्ट्रक्चर्स, अनऑथराइज स्ट्रक्चर जो थे, जो बाउंड्रीज लोगों ने बनाई थी अपने कब्जे में, जो फॉरेस्ट लैंड और वाइल्ड लाइफ की लैंड आई थी, उसको हमने रिट्रीव करके रिलीज करके हमने फॉरेस्ट के हवाले दोबारा से कर दिया है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं जिनके फॉरेस्ट राइट्स हैं, हमने किसी भी ऐसे जो पॉपुलेशन को जो उस पर उसके ऊपर जो अपना ड्वेलिंग करती है उनको हमने कहीं डिस्टर्ब किया नहीं है। जैसे मैं बता दूं कि हमने जब मामल एरिया में या लिद्रू एरिया में भी 2 ऐसे थे जो गुजर फैमिली, 4 गुजर फैमिली जो उस टाइम पे कोठों में रह रही थी, उनको हमने एज सच जो है टच नहीं किया गया है, उनको वहीं पर रखा गया है। ये भी बता दूं कि हमने सारा एनक्रोचमेंट ड्राइव पहली बारी लाइव स्ट्रीम किया था, जो केएनएस पे भी या बाकी चैनलों पे भी आया था। और ये सारी जो इसकी वीडियोग्राफी, इसकी फोटोग्राफी और जितने रेवेन्यू जो डॉक्यूमेंट्स है वे सबमिटेड टू ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑल्सो। पर भी ऐसे भी कहीं पर भी जो लोग हैं किसी को भी अननेसेसरी हैरास नहीं किया गया है। एआरटीओ बारामूला मुबश्शिर जान ने ड्राइविंग संस्थानों का दौरा किया। उन्होंने वाहनों की और सीट बेल्ट, गियर बॉक्स की भी जांच की। उन्होंने कहा कि इस दौरान उनके रिकॉर्ड भी चेक किए गए हैं, उनकी तरफ से क्या सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का कारण इन संस्थाओं और विभाग के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाना है। इंस्पेक्शन करने कि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल जो है वो क्या है और जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। अभी इनके रिकॉर्ड्स में देख रहा हूँ पिछले कई सालों के ठीक तरह से इनने रिकॉर्ड मेंटेन किया है। इनके पास फॉर्म है और इस जो भी एप्लीकेंट है उसकी सारी डिटेल मौजूद है और कितने आवर्स उसने सीखे हैं, कितने दिनों वो प्रैक्टिकल किया है वो भी इस पे लिखा हुआ है, थ्योरी कितनी पढ़ी है वो भी लिखा हुआ है। कमी इस बात की है कि
देयर इज अ गैप बिटवीन इंस्टीट्यूट एंड डिपार्टमेंट। जो लाइसेंसिंग है वो होनी चाहिए थी सर्टिफाइड। अब सर्टिफाइड का मकसद ये है वो होनी चाहिए थ्रू ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स। अब देखिए जो भी डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड है वहां जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो थ्रू इंस्टीट्यूट थर्ड पार्टी ऑडिट मिलती है। ये टाइप ऑफ थर्ड पार्टी ऑडिट रहेगा। रहा हूं कि आप लर्नर्स जो हैं यहां पे स्टार्ट करें और अपना जो टेस्टिंग है जो आप जितना भी आपका बैच रहेगा विल टेस्ट देम हियर। हम उनकी टेस्टिंग जो है ड्राइविंग टेस्टिंग वो हम यहां पे करेंगे। इसी तरीके से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स 10-12 ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स हैं अक्रॉस बारामूला। अभी मैं चाहता हूं कि आए दिनों में हमें लेडीज ड्राइविंग इंस्टीट्यूट अलग हो। लाइट का जैसे ये है तो कमर्शियल का भी रहे, कमर्शियल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट भी हो। जो ये सर्टिफिकेशन है लाइसेंसिंग है मैं फिर से दोहराऊंगा ये अगर हमें ट्रांसपेरेंटली लोगों तक पहुंचानी है दैट शुड बी थ्रू ड्राइविंग इंस्टीट्यूट। एक ही कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, एक लैब हो, इंटरनेट कनेक्शन हो। बाकी हमारी जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो पूरे इंडिया में एक ही है, परिवहन.government.in। कोई भी एप्लीकेंट जो लर्नर्स अप्लाई करना चाहता है वो उसका फायदा उठा के यहाँ पे अगर लैब हो और इंटरनेट कनेक्शन हो वो यहीं पे लर्नर इवन वी कैन टेस्ट हिम हियर। ये जरूरी नहीं है कि उसको पहले आरटीओ ऑफिस आना है टेस्ट करने के लिए। वी कैन टेस्ट लर्नर्स हियर और 1 महीने बाद जब वो परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करे। बारामूला में काफी ग्राउंड्स खुले हैं, काफी जगह है जहां पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं। एक अप्रोप्रिएट जगह देख के डीसी साहब की परमिशन से स्टार्ट दे। सर्दियों के मौसम में कश्मीर को जम्मू से जोड़ने वाला मुगल रोड आज 3 दिनों के उपरांत एक बार फिर से यातायात के लिए खोल दिया गया है। आज 100 से अधिक लोड कैरियर ताजा फल और सब्जियां लेकर कश्मीर से जम्मू की ओर आए। मुगल रोड का रखरखाव करने के लिए तैनात AEE लियाकत चौधरी ने बताया कि 3 दिन पहले भारी बर्फबारी के कारण मुगल रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। अब मुगल रोड से बर्फ को हटाने की प्रक्रिया संपन्न होने के उपरांत इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। मुगल रोड लियाकत अली बोल रहा हूँ फ्रॉम बुखलिया साइड से। हमारे 3 दिन से बर्फबारी हो रही थी लेकिन लगातार हमारे लड़के जो है वो बर्फ को क्लियर कर रहे थे रोड से। तो आज इंशाल्लाह हमने पीर की गली तक क्लियर करके वापस आके अपने हायर अथॉरिटी और डीसी पुंछ को रिपोर्ट दे दी है कि मुगल रोड ओके है। और मुझे मेरे साथी जो को पार्टनर है वहाँ शिपैया साइड से उन्होंने भी पीर की गली तक कर दिया और उन्होंने भी मुझे रिपोर्ट दी है कि हमने ओके कर दिया। हमारी पूरी तैयारी है इसको जैसे ऊपर से हमें आदेश मिलते रहेंगे तो वैसे वैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं और क्लियर करते रहेंगे। की गली में तकरीबन 1 फुट बर्फ थी, तो नीचे पोशाना में 9 इंची बर्फ थी और डुगरा में 4 इंची बर्फ थी। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क हादसा पेश आया जब अचानक एक ट्रक सहर खड्ड कठवा में पलट गया। ये घटना उस समय पेश आई जब ट्रक पुल पर से गुजर रहा था और अचानक ट्रक पुल से नीचे जा गिरा। इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ गल इस तरह मैं कि गड्डी वाले नूं क्रॉस करता पिया ही अगे कि एक्टिवा वाला जाता पिया है। एक्टिवा वाले ने कि उधरली साइड तो लिया के इधरली साइड कि अगे एक्टिवा जो की वो टाइम मैं ब्रेक मारी, मेरी गड्डी कि ब्रेक कंट्रोल तो बाहर देखी मैंने दिखता भी कि जो मैं कि गड्डी इधर नहीं खिंचता मन के चलो कि इधरली साइड तो कि थले जाती थी कि एक्टिवा वाले के उपर जाती पई फिर एक्टिवा वाला थले आता पिया जी। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿ मैं यही बेस्ट सोचा भी कि गड्डी जाती है जान दो बाकी एक्टिवा वाले के हाँ गड्डी च कितना माल सेब ही कि 600 पेटी। हनुमानगढ़ कितने पाया क्या? राजस्थान पर कने कोई और भी बंदा है? नहीं कल है तुसी हुन ठीक हो अपने आप को? हंदवाड़ा में प्रशासन द्वारा मुख्य बाजार का दौरा किया गया और इस दौरान सड़क के साइड पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया और अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। लोगों ने प्रशासन द्वारा इस अभियान की सराहना की।
उन्होंने ये जो कल मसला उठाया यहाँ पर मीडिया में कि यहाँ पर वो ट्रैफिक जाम हो रहा है। आज सुबह सवेरे हम राज हुक्म जनाब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब हंदवारा यहाँ पर मार्केट में निकले और यहाँ पर देखा जो दुकानदार हजरात हैं ये अपने अपने गाड़ियाँ जो है उनको अपनी गाड़ियाँ ये अपनी गाड़ियों के पार्किंग के बजाय वो अपने दुकानों के पास खड़ा करते हैं। हमने एकदम उनके टायर जो है उनके हवा निकाली और आधे गाड़ियों को मेरे एसएचओ साहब ने सीज भी किया और जो पटरी वाले भी जो पटरियां बंद थी वहां पर जिस दुकानदार ने वहां पर वो बंद की थी उसका माल थोड़ा सा हमने जब्त भी कर लिया ताकि उनको ये सबक लग जाएगा कि यहाँ पर जो ये इंक्रोचमेंट हम चल रहे ये इंक्रोचमेंट ड्राइव जो चल रही है इनको ये पता चलेगा कि हम ये बहुत गलत कर रहे हैं। मैं उनको मैसेज दे रहा हूँ कि अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये चुपके से नहीं रहेगी, जो भी दुकानदार हमें मुलविस इसमें पाया जाएगा उसके लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा श्रीनगर में डल लेक के आसपास के क्षेत्रों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया, जिसके तहत अवैध रूप से बनाई गई इमारत को ध्वस्त किया गया। इस दौरान लवाड़ा के अधिकारी मौजूद रहे जिन्होंने लोगों को अवैध अतिक्रमण न करने की अपील की। जम्मू कश्मीर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने उनके लंबित भुगतान को जारी करने की मांग की। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उन्होंने जितने भी विकास के काम किए हैं उनमें से कई कामों का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उनका बकाया भुगतान जल्द देने की मांग की। कम से कम 500 करोड़ के करीब। अब हमें भी शर्म आ रही है बार बार लियाबिलिटी के हवाले से बात करनी, मगर मजबूरी है। अभी तक हमारे जो ठेकेदार साहिबान की जो पोजीशन है, फाइनेंशियली पोजीशन उनकी खराब है। इसीलिए आपके वसाद से हम यहाँ की एलजी सरकार को कहना चाहते हैं जितनी भी हमारी आउटस्टैंडिंग जितनी भी हमारी आउटस्टैंडिंग 2014 से लेके 2019 तक, चाहे वो टेंडर हो, चाहे वो एक्सटेंशन हो, चाहे वो अप्रूवल हो, आप उस पैसे को रिलीज कीजिए। कम से कम जो 500 करोड़ के करीब है हमारा पैसा। हमारे ठेकेदार की जो पोजीशन है इस वक्त, फाइनेंशियली पोजीशन वो भी खत्म है बेचारे। न वो टेंडर में जा सकते इस वक्त, न वो डेवलपमेंट में जा सकते इस वक्त। अब जेके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यह फैसला लिया जो भी एलोकेशन आएगी स्टेट के हवाले से, खासकर कश्मीर के हवाले से, उसी एलोकेशन के हिसाब से हम अब कश्मीर में हम काम करेंगे। आइए अब चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में धूप के साथ साथ हल्के बादल छाए रहेंगे। जेकेसी प्राइम टाइम न्यूज के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही